हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। राजस्थान इतिहास की ये कक्षाएं आपकी तैयारी को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपने अगर पिछली कक्षाएं देखी है तो हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था राजस्थान का एकीकरण से संबंधित जो टॉपिक था वो हमने पिछली दो कक्षाओं में कवर किया था। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 1857 की क्रांति, जो कि होगी राजस्थान के संदर्भ में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर हम 1857 की क्रांति शुरू कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला जो बिंदु आता है वो आता है कि 1857 की क्रांति होने के तत्कालीन जो कारण है, क्या है, तत्कालीन कारण क्या थे। क्या क्वेश्चन बनता है, तत्कालीन कारण क्या थे। तो तत्कालीन कारण आता है कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना। तत्कालीन कारण क्या है, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। जो चर्बी वाले कारतूस है उनका प्रयोग करना ही 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था। क्या था, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले है, कब 1857 की क्रांति से पहले किस प्रकार की वो जो राइफल यूज की जाती थी, वो की जाती थी ब्राउन बेस राइफल। कैसी राइफलें यूज की जाती थी, ब्राउन बेस जो राइफलें होती है, राइफल यूज की जाती थी। और बाद में क्या किया, बाद में इसमें परिवर्तन करके एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना शुरू किया। एनफील्ड जो राइफल है, क्या है, एनफील्ड नामक जो राइफल है, राइफल का प्रयोग प्रारंभ किया। क्या किया, एनफील्ड नामक राइफल का प्रयोग प्रारंभ किया। इस प्रकार की जो राइफल होती है, इसमें जो कारतूस आता है कारतूस को क्या किया जाता था, कारतूस को मुंह से हटाना होता था। और कहा जाता है कि इन कारतूसों के ऊपर जो गाय का मांस, क्या है, गाय का मांस और जो सूअर आता है, सूअर की चर्बी का लेप किया जाता था। सूअर की जो चर्बी होती है ना, इनका लेप होता था। ये जो सूअर की चर्बी है, ये जो मुस्लिम समुदाय है, कौन सा समुदाय, मुस्लिम समुदाय, उनके लिए ये एक प्रकार से उनमें नहीं चलता। और जो गाय का मांस है वो हिंदू समाज में नहीं चलता। तो इस तरीके से जो अंग्रेजी सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, वो क्या करवाना चाहती थी, एक प्रकार से जो धर्म भ्रष्ट बोलते हैं ना, धर्म भ्रष्ट का आचरण इस प्रकार से उन्होंने अपनाया, जिससे कि 1857 की क्रांति के रूप में यह सामने आता है। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि जो उस समय है 1857 के समय, तत्कालीन उस समय के उस समय के भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। क्या क्वेश्चन बनता है, उस समय के भारत का गवर्नर जनरल कौन थे। गवर्नर इधर आएगा, गवर्नर जनरल कौन थे। तो आंसर आएगा कि उस समय यानी 1857 की क्रांति के समय जो भारत के जो गवर्नर जनरल आते हैं उनका नाम आता है लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम आता है, लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग साहब है वो 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। फिर अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम विद्रोह कब हुआ, सर्वप्रथम विद्रोह की बात कर लेते हैं। 1857 की क्रांति में जो सर्वप्रथम विद्रोह आता है वो आता है
10 मई 1857 को 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति का विद्रोह प्रारंभ हुआ और ये हुआ था मेरठ की छावनी से। किससे ये प्रारंभ हुआ था? मेरठ छावनी से। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरठ छावनी से प्रारंभ हुआ, यानी 10 मई 1857 को क्या हुआ कि भारत में 1857 की क्रांति का प्रारंभ क्या हुआ है? 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से भारत में 1857 की क्रांति का क्या हुआ है? क्रांति का एक प्रकार से प्रारंभ हुआ है। क्या हुआ है? प्रारंभ हुआ है। फिर अगली हम बात कर लेते हैं कि जो 1857 की क्रांति थी, इसके प्रतीक चिन्ह क्या थे? प्रतीक चिन्ह। जो प्रतीक चिन्ह आते हैं वो 2 प्रतीक चिन्ह थे। एक प्रतीक चिन्ह आता है कमल का फूल व रोटी। क्या आता है? कमल का फूल व रोटी। ये 2 क्या थे? ये 2 1857 की क्रांति के समय प्रतीक थे। तो ये जो कमल का फूल है, ये सैन्य टुकड़ियों को भिजवाया गया। किसको भिजवाया गया? ये जो कमल का फूल है, यह सैन्य टुकड़ियों को भिजवाया गया। और जो रोटी है, वो रोटी गांव-गांव में हर एक चौकीदार के पास भिजवाई गई। अगर ये जहाँ पे ये कमल का फूल और रोटी आ जाती थी, तो उसका मतलब है वहाँ के जो लोग हैं, जो सैन्य टुकड़ी है या जो चौकीदार हैं, उनको एक प्रकार से आह्वान किया जाता था कि आप लोग भी 1857 की क्रांति में शामिल हो जाइए। तो हमने अब तक 3 बातें पढ़ी है। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग साहब थे। सर्वप्रथम विद्रोह 10 मई 1857 में मेरठ की छावनी में, और जो 10 मई 1857 है, ये भारत में 1857 की क्रांति का प्रारंभ या उद्भव माना जाता है। प्रतीक चिन्ह की बात करें तो जो कमल का फूल व रोटी थे, कमल का फूल सैन्य टुकड़ियों के पास भिजवाया गया और जो रोटी है वो चौकीदार के पास भिजवाई गई। अगला बिंदु आता है कि जो 1857 की क्रांति है, उसका नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जो नेतृत्वकर्ता आते हैं उनका नाम आता है बहादुर जफर, बहादुर शाह द्वितीय। क्या नाम मिलता है? बहादुर शाह द्वितीय जो है, कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय या नाम मिलता है। बहादुर शाह जफर भी नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं बहादुर शाह द्वितीय के बारे में अगर मैं आपको जानकारी देना चाहूँ, तो ये जो बहादुर शाह जफर है, ये हिंदुस्तान के अंतिम मुगल बादशाह थे। क्या थे? हिंदुस्तान के अंतिम मुगल बादशाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हिंदुस्तान के अंतिम मुगल बादशाह। और अगर हम देखें तो इनके पास ये जब क्रांति हो रही थी, तब इनके पास केवल क्या बचा था? केवल जो दिल्ली का लाल किला है वो ही इनके पास बचा था। केवल लाल किला इनके पास था। कौन सा वाला? जो दिल्ली का जो लाल किला है वो ही इनके पास, किला इनके पास था। क्या था? जो दिल्ली का जो लाल किला है वही केवल इनके पास था। मतलब इनकी जो भी, मतलब सारी की सारी जो भी इनके पास संपत्ति वगैरह थी, जो भी ज़मीनें वगैरह थी, वो सारी की सारी अंग्रेज़ों के अधीन चली गई थी। केवल और केवल जो लाल किला है वही इनके पास था। तो इसी वजह से इन्होंने सोचा वैसे भी हमारे पास कुछ है तो नहीं, तो क्या किया जाए। तो इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने का जिम्मा उठा लिया। आगे बढ़ते हैं तो अगली हमारे पास एक एजेंसी आती है। क्या आती है? एजेंसी, जिसका नाम आता है राजपूताना एजेंसी या रेजिडेंसी भी, रेजिडेंसी, राजपूताना रेजिडेंसी। अगर हम इसके बारे में चर्चा करें
कि राजपूताना रेसिडेंसी क्या थी, तो इसकी स्थापना आती है, किसकी स्थापना, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना आती है 1832 में। कब आती है? 1832 में राजपूताना रेसिडेंसी की स्थापना की गई। कहाँ पे की गई? अजमेर में की गई। कहाँ पे की गई है? अजमेर में राजपूताना रेसिडेंसी की स्थापना 1832 में की गई। फिर एक क्वेश्चन, अजमेर में भी कहाँ पे की गई? तो आंसर आता है जो अकबर का जो किला, अकबर के किले में स्थापना, अकबर के किला कौन सा? वही मैगजीन दुर्ग। कहाँ पे इसकी स्थापना की जा रही है? अजमेर में मैगजीन दुर्ग में इसकी स्थापना की गई। फिर एक साल आता है कि इसकी स्थापना किसने की। क्या क्वेश्चन बनता है? इसकी स्थापना किसने की? भाई राजपूताना रेसिडेंसी की स्थापना बहुत अच्छी, मतलब एक प्रकार से बहुत अच्छी बैटिंग की है। क्या की है? बैटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने इसकी स्थापना की थी। किसने की है? लॉर्ड विलियम बेटिंग। क्या नाम मिलता है? बेटिंग। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की है? राजपूताना रेसिडेंसी की स्थापना की है। तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या देखा है? इस स्लाइड में हमने देखा कि जो नेतृत्व करता है वो बहादुर शाह द्वितीय है, हिंदुस्तान के अंतिम मुगल बादशाह। केवल लाल किला इनके पास था। फिर राजपूताना रेसिडेंसी की स्थापना मैगजीन दुर्ग में अजमेर में की गई 1832 में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा की गई थी। फिर आगे जो राजपूताना रेसिडेंसी थी, क्या थी? अभी हम आगे पीछे चर्चा करके आए हैं राजपूताना रेजिडेंसी। इसका जो प्रमुख पद है, प्रमुख पद क्या होता था? प्रमुख पद होता था AGG, जिसकी फुल फॉर्म होती है एजेंट टू गवर्नर जनरल। क्या होती है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो एजेंट टू गवर्नर जनरल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं कि राजस्थान का या राजपूताना रेजिडेंसी का प्रथम AGG कौन था? क्या क्वेश्चन बनता है? प्रथम AGG, एजेंट टू गवर्नर कौन था? अरे भाई लॉक कर दिया पहले ही, मिस्टर अब्राहम लॉकेट। क्या क्वेश्चन बनता है? आंसर आएगा राजपूताना रेसिडेंसी के प्रथम AGG आते हैं मिस्टर अब्राहम। क्या नाम मिलता है? मिस्टर अब्राहम लॉकेट साहब जो है वो राजपूताना रेसिडेंसी के प्रथम AGG बने। तो प्रथम AGG का अर्थ क्या हुआ? ये क्या है? ये है राजस्थान के फर्स्ट AGG या प्रथम AGG कौन है? तो आंसर हो जाएगा मिस्टर अब्राहम लॉकेट साहब। फिर राजपूताना रेजिडेंसी का AGG के पद की बात हो रही है, तो क्वेश्चन बनता है 1857 की क्रांति के समय AGG कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे 1857 की क्रांति के समय? तो आंसर आता है, कौन थे? नाम आता है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्या नाम मिलता है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्या नाम मिलता है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस साहब हैं। ये 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। फिर क्वेश्चन बनता है अगला क्वेश्चन कि अंतिम अंग्रेज AGG कौन था? अंतिम अंग्रेज AGG, अंग्रेज एजेंट टू गवर्नर कौन रहे थे? क्या क्वेश्चन बनता है? जो अंतिम है वो कौन रहे थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो नाम मिलता है जॉर्ज वॉन वेले गिलन। क्या नाम मिलता है? जॉर्ज वॉन
वेले जो गिलन ये महोदय है, ये अंतिम अंग्रेज एजेंट टू गवर्नर जनरल बने। तो हमने अभी तक ये पढ़ा है कि राजपूताना रेजिडेंसी का प्रमुख पद एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था। क्या होता था? प्रमुख पद क्या होता था? एजेंट टू गवर्नर जनरल। फिर प्रथम एजीजी की बात करें तो आंसर आता है मिस्टर अब्राहम लॉकेट। क्या नाम मिलता है? मिस्टर अब्राहम लॉकेट, जो कि राजस्थान के प्रथम एजीजी है। 1857 के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और अंतिम अंग्रेज एजेंट टू गवर्नर जनरल आते हैं जॉर्ज वॉन वेले गिलन। आगे अगर हम देखें तो हमारे पास एक और अच्छा सा क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम व अंतिम एजेंट टू गवर्नर जनरल, स्वतंत्रता के बाद प्रथम व अंतिम एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो इसका आंसर आएगा हीराचंद रूपचंद शिवदासानी जी। क्या नाम मिलता है? हीराचंद रूपचंद शिवदासानी। ये जो महोदय है शिवदासानी, ये जो महोदय है ये स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के प्रथम व अंतिम एजेंट टू गवर्नर जनरल बने थे। कौन बने थे? हीराचंद रूपचंद शिवदासानी जी। फिर हम मुख्यालय की बात कर लेते हैं। जो ये है ना, क्या राजपूताना रेसिडेंसी, इसके मुख्यालय की अगर हम चर्चा कर लेते हैं, किसका मुख्यालय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं? राजपूताना रेसिडेंसी या रेजिडेंसी जो है उसके मुख्यालय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका जो प्रमुख पद होता था एजेंट टू गवर्नर जनरल, और ये किसके अधीन काम करता था? जो गवर्नर जनरल है उसके अधीन काम करते थे। और इसके अधीन कौन काम करते थे? जो पॉलिटिकल एजेंट होते थे वो इसके अधीन काम करते थे। ये जो राजपूताना रेसिडेंसी है इसके दो मुख्यालय आते हैं। प्रारंभ में तो था अजमेर। कौन था? जो अजमेर जगह है वो इसका मुख्यालय हुआ करता था। कब से? 1832 से। लेकिन 1844-45 में, और ये कैसा है? ये आता है शीतकालीन मुख्यालय। कैसा है? ये है अजमेर, जो कि शीतकालीन मुख्यालय है। और ग्रीष्मकालीन मुख्यालय की चर्चा करें, ग्रीष्मकाल में सर्दियाँ मतलब जो गर्मी है वो ज़्यादा पड़ती थी, इसलिए अंग्रेज लोग राजस्थान का सबसे जो ठंडा स्थान आता है जिसे कहा जाता है माउंट आबू। क्या आता है? माउंट आबू। वहाँ पे ये लोग चले जाते थे और वहाँ से वहाँ पर इनका मुख्यालय है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। तो कहाँ पे? राजपूताना रेसिडेंसी के मुख्यालय की चर्चा कर रहे हैं। तो जो शीतकालीन मुख्यालय आता है, शीतकाल मतलब ठंडी ज़्यादा कम करने के लिए गर्मी वाले प्रदेश में यानी राजस्थान में अजमेर 1832, और ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियाँ ज़्यादा होगी तो ठंडे मौसम में जाएंगे कहाँ पे? माउंट आबू 1845 में। तो आशा करता हूँ ये बिंदु भी आप समझ गए होंगे। हाँ जी दोस्तों, तो अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो दो सैन्य टुकड़े थे उनका भी गठन यहाँ पर किया गया था। उनके नाम अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो नाम आता है, एक का नाम आता है जोधपुर लीजियन। क्या नाम आता है? एक का नाम आता है जोधपुर लीजियन। ये भी एक सैनिक टुकड़ी थी। और इसी तरीके से एक जो टुकड़ी आती है उसका नाम आता है शेखावटी ब्रिगेड के नाम से। क्या नाम आता है? शेखावटी ब्रिगेड के नाम से एक सैन्य टुकड़ी आती है। इनके बारे में अगर मैं आपको डिटेल से बताना चाहूँ तो ये हमारा जो है जो डिवाइडेशन हो जाएगा इससे। ये जो सैन्य टुकड़ी है इसकी स्थापना की जाती है 1834 में। कब की जाती है? 1834 में जोधपुर में
इसका है जो गठन किया जाता है। वहीं अगर मैं शेखावटी ब्रिगेड की बात करूं, कौन सी ब्रिगेड? शेखावटी ब्रिगेड की बात करूं तो इसकी स्थापना होती है 1835 में। कब होती है? एक साल बाद शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना होती है 1835 में, और इसका मुख्यालय है वो रखा जाता है झुंझुनू में रखा जाता है। कहाँ पे? झुंझुनू में इसका मुख्यालय रखा जाता है। यह एक सैन्य टुकड़ी थी जिसका गठन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया। यह क्या है? यह एक सैन्य टुकड़ी थी, सैन्य टुकड़ी थी जिसका गठन, इसका गठन किसके द्वारा किया गया है? जिसका गठन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका भी जो गठन है वो गठन किया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, इसका गठन किया गया। जोधपुर, इसका मतलब मेन उद्देश्य क्या है? जोधपुर लीजियन का मेन उद्देश्य है, ये जोधपुर क्षेत्र में, जोधपुर यानी मारवाड़ क्षेत्र में, कहाँ पे इसका गठन हो रहा है? मारवाड़ क्षेत्र में जो आंदोलन हो रहे हैं, आंदोलन व जो उपद्रव हो रहे हैं, उपद्रवों को कुचलने के लिए इनका गठन किया गया। वो कुचलना इसका मुख्य उद्देश्य था। वहीं शेखावटी ब्रिगेड का उद्देश्य अगर हम देखें तो जो शेखावटी क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र कौन कौन से? सीकर, चूरू और झुंझुनू वाला इलाका। शेखावटी क्षेत्र में आंदोलन व उपद्रवों को कुचलना इसका मुख्य उद्देश्य तय किया गया। क्या तय किया गया? कि शेखावटी क्षेत्र में जो आंदोलन व उपद्रव हो रहे हैं उनको कुचलना शेखावटी ब्रिगेड का मुख्य उद्देश्य था। इसे कहाँ रखा गया? तो इसे रखा गया एरिनपुरा छावनी में। एरिनपुरा जो टुकड़ी है वहाँ पर इसे रखा गया। और इसका जो वेतन आता है, जोधपुर लीजियन जो सैन्य टुकड़ी है, इसमें जो भी कर्मचारी होते थे उनके वेतन है वो कौन देती थी? वो देती थी जोधपुर सरकार के ऊपर डाल दिया गया था कि अगर आप इसका दे देंगे तो ठीक है, नहीं दिया तो आपका एक कोई इलाका आपसे छीन लिया जाएगा। तो इसी तरीके से दो जो ये सैन्य टुकड़ी आती है, जोधपुर लीजियन और शेखावटी ब्रिगेड, जिसके बारे में आपको ये बातें ध्यान रखनी है। 34 जोधपुर, 35 झुंझुनू। गठन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और मेन उद्देश्य क्या है? वहाँ के जो क्षेत्र है, वहाँ के जो आंदोलन व उपद्रव है उनको कुचलना मुख्य उद्देश्य बना था। अब हम आते हैं कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय राजस्थान में कितनी, जो राजस्थान में जो सैनिक छावनियाँ थी जहाँ पर सैनिक निवास करते थे, सैनिक छावनियाँ, वो कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा, सैनिक छावनियाँ आती है 6 सैनिक छावनियाँ थी। अगर हम मैप के माध्यम से एक बार समझने का प्रयास करें तो जल्दी से याद भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीज़ें हैं वो जल्दी से याद हो जाएगी। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मारवाड़, जो नसीराबाद, सबसे पहले हम अजमेर ले लेते हैं। क्या लेते हैं? अजमेर। अजमेर में क्या था? पूरा ही नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले जो सैनिक छावनी आती है वो अजमेर में आती है। अजमेर में एक जिसका नाम आता है नसीराबाद जगह पड़ती है, वहाँ पे ये सैनिक छावनी थी। और अगर हम देखें कि यहाँ पे कौन सी सैनिक छावनी आती, तो 15वीं व 30वीं, क्या नाम आता है? 15वीं व जो 30वीं सैनिक छावनी है वो यहाँ पे थी। और जो नसीराबाद है, ये सैनिक छावनी कैसी थी? सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी। क्या थी? सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी।
फिर अगर हम देखें तो अजमेर में ही एक जगह पड़ती है, अजमेर में 2 सैनिक छावनियाँ थी। एक जगह पड़ती है ब्यावर करके, क्या नाम आता है, ब्यावर जो सैनिक टुकड़ी थी, ब्यावर छावनी में ब्यावर सैनिक टुकड़ी थी। और यहाँ पर जो मेरो की टुकड़ी आती है, कौन सी टुकड़ी थी, मेरो की टुकड़ी यहाँ पे आती है। वहीं अगर हम बात करें कि अगली सैनिक छावनी जो कि उदयपुर जगह पड़ती है, कौन सी, उदयपुर, उदयपुर में सैनिक छावनी का नाम आता है खेरवाड़ा सैनिक छावनी। कौन सी छावनी, खेरवाड़ा छावनी आती है। कहाँ पर पड़ती है, ये पड़ती है उदयपुर में। और यहाँ पे कौन सी मतलब वो सैनिक थे, तो यहाँ पर जो भीलों की टुकड़ी आती है, भीलों की जो टुकड़ी है वो यहाँ पर थी। फिर चौथी अगर हम बात करें तो जगह पड़ती है पाली। कौन सी जगह पड़ती है, चौथी आती है पाली में। पाली में कौन सी सैनिक टुकड़ी थी, तो आंसर हो जाएगा एरिनपुरा छावनी थी। यहाँ पे कौन सी छावनी थी, एरिनपुरा छावनी थी। एरिनपुरा छावनी में कौन से सैनिक थे, तो आंसर हो जाएगा जो जोधपुर लीजियन, जो अभी हमने सैनिक टुकड़ी पढ़ के आए हैं, जो जोधपुर लीजियन नामक जो सैनिक टुकड़ी बनाई थी, उसके सैनिक एरिनपुरा छावनी में निवास करते थे। वहीं अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें कि 5वीं सैनिक टुकड़ी कहाँ पे थी, तो 5वीं आती है, जगह पड़ती है टोंक। टोंक में जो देवली छावनी आती है, कौन सी छावनी है, देवली छावनी आती है। वहाँ पर टोंक में जो कि कोटा लीजियन के जो सैनिक है, कोटा लीजियन के सैनिक यहाँ पर रहते थे। और अगर हम देखें आगे तो छठी एक छावनी आती है जो कि यहाँ पे पड़ती है। मैं पेन का कलर दूसरा ले लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे एक एमपी में एक जगह पड़ती है नीमच छावनी। कौन सी छावनी, नीमच छावनी। जो नीमच छावनी है, यहाँ पे जो कोटा लीजियन के सैनिक है, कौन से सैनिक, कोटा लीजियन के सैनिक निवास करते थे। तो राजस्थान में कितनी छावनियाँ थी, तो टोटल मिला के राजस्थान में जो छावनियों की संख्या आती है, एक हो गई एरिनपुरा छावनी, दूसरी खेरवाड़ा, तीसरी हो गई नीमच छावनी, चौथी हो गई देवली छावनी और ब्यावर छावनी, ये 5 नंबर पे। और जो नसीराबाद है वो 6 नंबर पे। वही नसीराबाद सबसे बड़ी थी। और बाकी क्या है, बाकी एक एक पॉइंट बना के लिख लेंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं, सबसे पहली जो छावनी आती है उसका नाम आता है नसीराबाद छावनी। क्या नाम आता है, नसीराबाद छावनी को हम सबसे पहले देख लेते हैं। इसके बारे में क्या क्या मुख्य बिंदु आते हैं। तो ये जो नसीराबाद छावनी है ये कहाँ पे स्थित है, ये स्थित थी जो नसीराबाद जगह पड़ती है, नसीराबाद अजमेर में। कहाँ पे, नसीराबाद अजमेर में। वहीं एक इससे संबंधित बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नसीराबाद ये जो नाम है ये किसने दिया था, इस जगह का नाम नसीराबाद ही रहेगा, ये किसने कहा था, ये कहा था आक्टर नाली साहब जी ने। किसने, जो आक्टर नाली करके आता है उन्होंने दिया था, आक्टर नाली ने ये नाम दिया था कि नसीराबाद है करके। फिर आगे देखें कि यहाँ पे सैनिक टुकड़ी कौन कौन सी थी, यहाँ 15वीं 15 इंटू 2 15वीं व जो 30वीं सैनिक टुकड़ी थी वो यहाँ पे थी। इसे कहा जाता है 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी। क्या नाम आता है, 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये इस टुकड़ी का क्या है, नाम है। तो वैसे बात करें कि ये कैसी टुकड़ी थी, तो ये एक प्रकार से
पैदल टुकड़ी थी। क्या थी? ये एक पैदल टुकड़ी थी। देखो 2 आ गए ना, 2 की वजह से ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी सबसे बड़ी सैन्य टुकड़ी भी हो जाएगी। यह सबसे बड़ी छावनी थी। कैसी थी? सबसे बड़ी छावनी थी। तो हमने नसीराबाद छावनी के बारे में 3 बातें पढ़ी हैं कि जो नसीराबाद छावनी है वो अजमेर में स्थित है और ये नाम आफ्टर नाली जी ने दिया था। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो टुकड़ी है, पैदल टुकड़ी है, वो यहाँ पे रहती थी और यह सबसे बड़ी छावनी है। हम दूसरी छावनी देख लेते हैं। तो नाम आता है ब्यावर छावनी। क्या नाम आता है? ब्यावर छावनी। तो ब्यावर छावनी के बारे में 2 बातें मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है कि ये कहाँ स्थित है। तो सबसे पहला ही इसका आंसर हो जाएगा कि यह ब्यावर अजमेर में स्थित है। कहाँ पे? ब्यावर अजमेर में स्थित है। और यहाँ पे अगर कौन सी वो क्या बोलेंगे उसको कि कौन सी जो सैन्य टुकड़ी है वो निवास करती थी, तो आंसर हो जाएगा मेरो की टुकड़ी। मेरो की टुकड़ी यहाँ पे थी। कौन सी टुकड़ी थी? मेरो की जो सैन्य टुकड़ी है वो यहाँ पर थी। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो तीसरी जो सैन्य टुकड़ी आती है उसका नाम आता है खेरवाड़ा छावनी। कौन सी छावनी? खेरवाड़ा छावनी। मैं आपको इनका नाम भी एक क्रम से याद करवाऊंगा जिससे आपको याद रखने में आसानी रहेगी कौन सी जो सैन्य टुकड़ी है वो यहाँ पे थी। तो जो खेरवाड़ा छावनी है ये स्थित है खेरवाड़ा, जो कि जगह पड़ती है उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? खेरवाड़ा उदयपुर में। वहीं अगर मैं खेरवाड़ा छावनी में कौन से सैनिक, देखो उदयपुर यानी जनजातीय इलाका यानी भील समुदाय ज़्यादा निवास करेंगे, तो यहाँ पे कौन सी टुकड़ी हो जाएगी? यहाँ पे टुकड़ी हो जाएगी भीलों की जो सैन्य टुकड़ी है वो यहाँ पे थी। कौन सी टुकड़ी? भीलों की जो सैन्य टुकड़ी है वो यहाँ पर थी। मैं आपको एक बात नोट डाल के लिखवाना चाहता हूँ कि अभी हमने दूसरे नंबर पे जो ब्यावर छावनी और जो खेरवाड़ा छावनी है, ये जो दोनों छावनियाँ 1857 की क्रांति में शामिल नहीं हुई थी या इन्होंने भाग नहीं लिया था। तो लिख लेते हैं ब्यावर व खेरवाड़ा छावनी ने, कौन सी छावनी? दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे। ब्यावर व खेरवाड़ा छावनी ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। किसने भाग नहीं लिया? ब्यावर व खेरवाड़ा छावनी ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 में से कोई तो 3 दे देंगे, एक दूसरा नाम दे देंगे, मतलब ये खेरवाड़ा और ब्यावर में से दे देंगे और पूछेंगे 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। कौन सी सैन्य छावनी ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया? तो आंसर हो जाएगा ब्यावर व खेरवाड़ा। तो इस बिंदु को भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो चौथी सैन्य छावनी आती है उसका नाम आता है एरिनपुरा छावनी। क्या नाम आता है? एरिनपुरा छावनी। तो ये जो एरिनपुरा छावनी है ये जगह पड़ती है एरिनपुरा, जो कि पाली में जगह पड़ती है। वहाँ पे ये स्थित थी, एरिनपुरा पाली में। पाली की बात आती है तो सीधी सी बात है कि ये एक प्रकार से मारवाड़ का क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो जोधपुर लीजियन जिसकी स्थापना 1834 में हुई थी, याद है कुछ? हाँ, वही जोधपुर लीजियन के सैन्य टुकड़ी थी। जोधपुर लीजियन की सैन्य टुकड़ी यहाँ पे थी। अगर हम 5वीं सैन्य टुकड़ी की बात कर लेते हैं जल्दी से, तो नाम आता है देवली छावनी। जो देवली जगह पड़ती है वो पड़ती है टोंक में। कहाँ पे? देवली जगह पड़ती है, देवली टोंक में ये स्थित थी।
और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देवली है, देवली मतलब कोटा नज़दीक पड़ता है। तो यहाँ पे जो सैनिक थे वो थे कोटा लीजियन, कोटा लीजियन की सैन्य टुकड़ी यहाँ पे थी, कोटा लीजियन की सैन्य टुकड़ी यहाँ पे थी। अगर हम अंतिम जो सैन्य छावनी है जिसका नाम आता है नीमच छावनी, तो नीमच छावनी की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। नीमच जो छावनी है, यह नीमच जो कि जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में, मतलब ये क्या है, मध्य प्रदेश में स्थित थी। तो इसके बारे में यहाँ पे सैनिक भी कौन से हो जाएंगे, यानी कोटा नज़दीक पड़ता है मध्य प्रदेश से, तो सैन्य टुकड़ी हो जाएगी कोटा लीजियन, कोटा लीजियन की सैन्य टुकड़ी यहाँ पे थी। देखो आपको पता ही चल रहा होगा कि ये मध्य प्रदेश में, वर्तमान में कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो ऐसी सैन्य टुकड़ी या सैन्य छावनी, ऐसी छावनी जो राजस्थान में नहीं है, तो लिख सकते हैं इसका फैक्ट, क्या लिखेंगे, वर्तमान में राजस्थान में नहीं है, वर्तमान में राजस्थान से बाहर है। कहाँ पे है, राजस्थान से बाहर, यानी मध्य प्रदेश में है। कौन सी, नीमच जो सैन्य छावनी है वो वर्तमान में राजस्थान से बाहर है। तो अब हम देखते हैं इनको याद कैसे करेंगे। तो देखते हैं अब इनको याद कैसे रखेंगे कि राजस्थान में 6 छावनी है, तो 6 का नाम याद रखना बहुत मुश्किल काम है। तो इस वजह से एक हमारे को पंक्ति याद रखनी है, क्या, देखो, खैर ए नानी, खैर ए नानी ब्याह करवा दे, क्या करवाना है, खैर ए नानी ब्याह करवा दे। ये अगर हम पंक्ति याद रखते हैं तो राजस्थान की जो 6 सैनिक छावनियाँ हैं उनके नाम ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। देखो, खैर से हो गया खैरवाड़ा सैन्य छावनी, र से हो गया, क्या हो जाएगा, ये तो खैर पूरा ही आ गया, देखो, ठीक है, खैर से खैरवाड़ा, और ए से हो जाएगा जो एरिनपुरा सैन्य छावनी है वो हो जाएगी। वहीं अगर हम देखें, ना से हो जाएगा नसीराबाद, कौन सी, नसीराबाद, और नी से हो जाएगा नीमच, कौन सी, नीमच जो छावनी है वो। वहीं अगर हम देखो, ब्याह से हो जाएगा जो ब्यावर सैनिक छावनी है वो, और वहीं अगर हम लास्ट में देखें तो ये देखो दे आ रहा है नाम, तो दे से हो जाएगा जो कि देवली जो टोंक में जो छावनी है वो वाली। फिर हमें और याद क्या करना है, इनके ऊपर यहाँ पे कौन कौन सी सैन्य छावनी थी, या एक बार पहले जिला लिख लेते हैं। जो खैरवाड़ा है वो जगह पड़ती है उदयपुर में, एरिनपुरा पाली में पड़ती है, नसीराबाद अजमेर में पड़ता है, ब्यावर भी अजमेर में पड़ता है, देवली टोंक में पड़ती है, और नीमच मध्य प्रदेश में पड़ती है या पड़ता है। अब यहाँ पे कौन कौन सी सैन्य टुकड़ी थी वो देख लेते हैं। देखो, खैरवाड़ा यानी भीलों की जो सैन्य टुकड़ी थी वो यहाँ पे थी, भील सैन्य टुकड़ी। अब सैन्य टुकड़ी आप लगा दीजिएगा, ठीक है। एरिनपुरा यानी मारवाड़ वाला क्षेत्र यानी जोधपुर लीजियन, आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर हम देखें नसीराबाद यानी अजमेर वाला पार्ट आ गया, तो यहाँ पे 15वीं व 30वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी वो यहाँ पे रहती थी। वहीं अगर हम ब्यावर अजमेर की बात करें तो ब्यावर अजमेर में जो मेरों की टुकड़ी आती है, मेरों की टुकड़ी यहाँ पे थी। देवली टोंक यानी कोटा के नज़दीक, यानी कोटा लीजियन जो की सैन्य टुकड़ी है वो यहाँ पे रहती थी, और मध्य प्रदेश भी कोटा के नज़दीक पड़ता है, तो यहाँ पे भी कोटा लीजियन की ही सैन्य टुकड़ी आएगी। फिर और हमने इसके बारे में क्या क्या देखा था, और मैं अगर आपको बताऊं कि जो नसीराबाद है कहाँ गई,
ये नसीराबाद ये कैसी थी, ये थी सबसे जो बड़ी सैन्य टुकड़ी आती है। वहीं और अगर हम देखें तो जो खेरवाड़ा, कौन सी, देखो ये जो खेरवाड़ा है और एक और कौन सी थी, खेरवाड़ा और ब्यावर, इन दोनों ने क्या किया था, इन दोनों ने भाग नहीं लिया था, ये भी हमने देखा है अभी अभी। और तो मतलब जो एमपी में है, ये राजस्थान में नहीं है, राजस्थान में नहीं है। कौन सी नीमच छावनी है, वो राजस्थान में नहीं है। तो इस एक स्लाइड से आप पूरी की जो राजस्थान की छावनियाँ हैं वो आप कवर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जो 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति हो रही थी, उस समय जो पॉलिटिकल एजेंट है राजस्थान में वो कौन कौन थे, क्या नाम है, पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे। तो जो पॉलिटिकल एजेंट है ये किसके अधीन हुआ करते थे, ये अधीन होते थे एजेंट टू गवर्नर जनरल के। और ये जो एजेंट टू गवर्नर जनरल है ये अधीन होते थे किसके, भारत के गवर्नर जनरल के अधीन हुआ करते थे। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके बड़ी बड़ी रियासतों के एक बार नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले हो गई जयपुर रियासत, जयपुर के बाद जो मेवाड़ रियासत है, जयपुर रियासत के बाद नाम आता है कौन सी रियासत, मेवाड़ रियासत। जोधपुर, जोधपुर के बाद मेवाड़ हो गई, मेवाड़ के बाद यहाँ पे मैं रियासत लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, ये सारी की क्या है, रियासत है। और इस तरफ हम लिखेंगे पॉलिटिकल एजेंट उस समय कौन कौन थे। मेवाड़ हो गई, फिर आती है मारवाड़, कौन सी रियासत, मारवाड़ रियासत। फिर सिरोही रियासत, उसके बाद सिरोही के बाद आती है प्रतापगढ़ रियासत, प्रतापगढ़ के बाद भरतपुर, भरतपुर रियासत। भरतपुर के बाद कौन सी रियासत आती है, तो भरतपुर के बाद मुख्य हम लोग देखेंगे, हम लोग पूरे के पूरी नहीं देखने वाले हैं। कोटा, कोटा के बाद जो अजमेर वाला प्रांत आता है, अजमेर वाला प्रांत वो। तो अब हम इनके पॉलिटिकल एजेंट देख लेते हैं। देखिए जयपुर है, जयपुर के थे कर्नल ईडन साहब जो थे, वो यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे, क्या नाम मिलता है, कर्नल ईडन। मेवाड़ के थे, मेवाड़ में मतलब शॉवर्स, झील वगैरह ज़्यादा हैं तो लोग शॉवर से नहाते हैं, तो मेजर शॉवर्स जो है, मेजर शॉवर्स साहब है, वो कहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, वो थे मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट आते हैं। मारवाड़ के देखें तो मैकमोसन, मारवाड़ के मैकमोसन जो है वो पॉलिटिकल एजेंट थे। सिरोही, सिरोही का मतलब है बहुत बड़ा हॉल, तो जेडी हॉल करके नाम मिलता है, क्या नाम मिलता है, जेडी हॉल जो साहब है वो सिरोही के थे। प्रतापगढ़ यानी पहाड़ी, मतलब एक प्रकार का जनजातीय इलाका, जनजातीय इलाका यानी जो पर्वत वगैरह होंगे ज़्यादा। तो कर्नल रॉक, रॉक का मतलब होता है चट्टान एक प्रकार से। भरतपुर आ गया, भरतपुर में मॉरिसन, क्या नाम मिलता है, भरतपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट आते हैं उनका नाम मिलता है मॉरिसन जी। वहीं अगर हम देखें तो कोटा, कोटा में बटन, कर्नल बर्टन, कर्नल जो बर्टन साहब है वो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। वहीं अगर हम अजमेर है, ये एक प्रकार से कमिश्नर प्रांत था, तो यहाँ पे कौन रहेंगे, कमिश्नर, कमिश्नर कौन, कर्नल डिक्सन। जो कर्नल डिक्सन साहब है वो अजमेर के कमिश्नर थे। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार रिपीट कर लेते हैं।
1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट यानी ये एजीजी के अधीन होते थे, और एजीजी है वो गवर्नर जनरल के अधीन हुआ करते थे। रियासत, एक तरफ रियासत लिखी है, एक तरफ पॉलिटिकल एजेंट है। जयपुर का ईडन, मेवाड़ का शॉवर्स, मारवाड़ का मैकमोसन, सिरोही का जेडी हॉल, प्रतापगढ़ का कर्नल रॉक, भरतपुर का मॉरिसन, और कोटा का बर्टन साहब, और अजमेर के डिक्सन साहब। तो इस तरीके से आप इनको ध्यान में रखिएगा।